तो आपका अपने चैनल यस के एम स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर चैप्टर 10, ठीक है ना, फिजिक्स का जो चैप्टर 10 है, तरंग प्रकाशिकी की बात करें। किसकी बात करेंगे? तरंग प्रकाशिकी की बात करेंगे, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। उससे पहले जान लीजिए, अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं ना, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको पूरा फुल डेटेड नोट्स मिल जाएगी। ध्यान दीजिएगा, फिजिक्स हैंड रिटेन नोट्स आपको 49 रुपीज़ में मिलेगी। अगर इस तरीके से केमिस्ट्री बायोलॉजी की मिलेगी, जो कि 49 रुपीज़ की रहेगी, ठीक है ना। और अगर आप प्रीवियस ईयर यानी पिछले 4 साल के क्वेश्चन पेपर का अगर सोल्यूशन चाहते हैं ना, तो आपको सिर्फ 99 रुपीज़ में मिल जाएगा। अगर देखिए, आपके लिए बेस्ट ऑफर 2023 और 24 के लिए है। क्या बेस्ट ऑफर है? अगर आप 5 सब्जेक्ट का कोर्स आपको मिलेगा सिर्फ 49 रुपीज़ में, 499 रुपीज़ में। वो भी इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें रहेंगी, नोट्स रहेगा, प्लस आपको 4 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सोल्यूशन रहेगा वो रहेगा, प्लस आपको वीडियोज़ भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से आप लोग देर मत करिए, जल्दी से आप इनरोल कर लीजिए इसको, ठीक है ना। चलिए अब हम पढ़ते हैं तरंग प्रकाशिकी, फिजिक्स चैप्टर नंबर 10, तरंग प्रकाशिकी एनसीईआरटी पैटर्न पर आपको बेहतरीन तरीके से हम बताएंगे, ठीक है ना। यांत्रिक तरंगे, पहली बात क्या है, यांत्रिक तरंगे किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, वह तरंग जो पदार्थ के कंपन के कारण होती है, वह तरंग जो पदार्थ के कंपन के कारण होती है, यांत्रिक तरंगे के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि वह तरंग जो पदार्थ के कंपन के कारण होती है, मतलब कि कोई पदार्थ अगर कंपन कर रहा है, जो उसके द्वारा जो तरंग निकल रही है ना, वो तरंग क्या होती है? यांत्रिक तरंग कह लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, वह तरंग जो प्रकाश यानी पदार्थ के कंपन के कारण होती है, यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगर इनको संचरण करना होगा तो माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह 2 प्रकार की होती है, निम्नलिखित है। जो 2 प्रकार की है निम्नलिखित है, कौन कौन से प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, ठीक है ना। पहला अनुप्रस्थ तरंग, पहला क्या है? अनुप्रस्थ तरंग। ऐसी तरंगे जिसके संचरण में श्रृंग एवं गर्त का निर्माण होता है, उसे अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। आपको कहीं भी ऐसी तरंग दिख जाए जिसमें एक बार ऊपर चढ़े फिर नीचे आए, फिर ऊपर चढ़े फिर नीचे आए, उसे हम क्या कहेंगे? अनुप्रस्थ तरंगे कहेंगे। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा कि आखिरकार हम अनुप्रस्थ तरंगे किसे कहेंगे, ठीक है ना। तो ऐसी तरंगे जिसके संचरण में क्या होगा? एक श्रृंग होगा और एक गर्त होगा, उसे हम क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? ध्यान दीजिएगा, उसे हम क्या कहेंगे? अनुप्रस्थ तरंगे कहेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, नोट में एक चीज़ और लिख लीजिए इसमें कि अनुप्रस्थ तरंगे द्रव जैसे सतहों पर निर्मित होती हैं। जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, द्रव जैसे सतहों पर निर्मित होती है। कैसे? द्रव जैसे सतहों पर क्या होती हैं? निर्मित होती हैं, ठीक है ना। तो चलिए, ये जो तरंगे होती हैं आप कैसे कहाँ पर देखेंगे? द्रव मतलब आप जैसे पानी शांत है, अगर आप उसमें ढेला मारते हैं, आप कंकड़ मारते हैं, तो आप देखते होंगे उसमें एक तरंग उत्पन्न होती है, ऊपर नीचे, सेम तरंग वही है ये, ठीक है ना। इस तरीके से आप यहाँ पर इसको एनालिसिस कर सकते हैं। चलिए आगे आपको बताते हैं। नोट सेकंड की बात करेंगे। एक श्रृंग या गर्त से, किससे कह रहा है? एक श्रृंग या गर्त से दूसरे श्रृंग या गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। किसके? एक श्रृंग या गर्त से दूसरे श्रृंग या गर्त के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो आप सभी लोग को जुड़ना है, ठीक है ना। दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। किससे? लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। नोट थर्ड की बात करेंगे। एक कंपन में एक श्रृंग का निर्माण होता है। एक कंपन में एक श्रृंग या गर्त का निर्माण होता है। एक कंपन में क्या होगा? एक श्रृंग का और एक गर्त का निर्माण होगा। अगर एक कंपन करेगी वो, तो उसमें क्या होगा? एक श्रृंग या एक गर्त का निर्माण होगा, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, आवर्त काल किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ठीक है ना। आवर्त काल किसे कहते हैं, ठीक है। तो किसी अनुप्रस्थ द्वारा, किसके द्वारा? किसी अनुप्रस्थ तरंग द्वारा, ठीक है ना, एक कंपन करने में जितना समय लगता है उसे आवर्त काल कहते हैं, ठीक है ना। तो एक कंपन में एक श्रृंग या एक गर्त होता है,
ये आपको मालूम है, नोट नंबर 3 में आपने पढ़ा। अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि किसी अनुप्रस्थ तरंग द्वारा ये कंपन करने में जितना समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। इसे कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। किससे? कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। ये चीज़ आपको लिख लेना है, ठीक है ना। चलिए, अनुदैर्ध्य तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, दूसरा नंबर इसमें क्या है, बी नंबर, अनुदैर्ध्य तरंगे किसे कहते हैं, ठीक है ना। ऐसी तरंग जो संपीड़न एवं विरलन का निर्माण करती है, ठीक है ना। मतलब ऐसी तरंग जो संपीड़न एवं विरलन का निर्माण करती है उसे अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। संपीड़न में माध्यम के कण पास पास तथा विरलन में माध्यम के कण दूर दूर होते हैं। संपीड़न में अगर माध्यम के कण देखें तो पास पास होंगे तथा विरलन में माध्यम के कण जो होंगे दूर दूर होते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। तरंग दैर्ध्य की बात करेंगे। तरंग दैर्ध्य किसे कहते हैं, ठीक है ना। एक संपीड़न या विरलन में, यानी एक संपीड़न या विरलन से दूसरे संपीड़न या विरलन के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं, ठीक है ना। अगर एक संपीड़न या विरलन से दूर संपीड़न या विरलन के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। किससे? लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या है? इसके अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश जो है किसके रूप में चलता है? तरंगों के रूप में चलता है। ये तरंगे प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी संभव दिशाओं में प्रकाश के वेग से चलती हैं। जो इसके अंदर देखिए हाइगेंस के तरंग सिद्धांत क्या है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, ठीक है। तो इनके अनुसार उन्होंने क्या कहा कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश जो है वो तरंग के रूप में चलता है। ये तरंगे प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी संभव दिशाओं में प्रकाश के वेग से चलती हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्होंने एक सिद्धांत दिया। सिद्धांत यह दिया कि जो प्रकाश निकल रहा है ना वो तरंग के रूप में चलता है। वह जिस तरफ रास्ता पाएगा संभव दिशा में उस तरफ जाने का प्रयास करेगा, ठीक है ना। ये आगे चलिए। हाइगेंस के पहले कुछ वैज्ञानिकों का मत था कि हाइगेंस के पहले कुछ वैज्ञानिकों का मत था कि प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। प्रकाश के चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। लेकिन बाद में हाइगेंस ने प्रयोगों द्वारा यह स्पष्ट किया कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। सही बात है, अगर प्रकाश को आपको चलाना होगा तो किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होगा। प्रकाश फैला है तो फैला है, वो किसी भी दिशा में जा सकता है, ठीक है ना। उसे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। अब देखेंगे इसमें क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये भी है, बहुत ही महत्वपूर्ण। हवा का घनत्व सबसे कम, किसका? हवा का घनत्व सबसे कम तथा प्रत्यास्थता सबसे अधिक होती है। जो हवा का घनत्व है वह सबसे कम तथा प्रत्यास्थता क्या होती है? सबसे अधिक होती है। इसलिए प्रकाश का वेग हवा में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड वेग होती है। क्या होती है? हवा में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है ना। तरंग का वेग क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, प्रत्यास्था ई बटे घनत्व डी, अंडर रूट प्रत्यास्था ई बटे घनत्व डी, यानी कि v बराबर अंडर रूट ई बाई डी। क्या होगा? v बराबर अंडर रूट ई बाई डी, या v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ई। क्या हो जाएगा? v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ई, या v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/√d, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि ईथर में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। ईथर की अगर बात करें तो ईथर में क्या होगा, जो प्रकाश की चाल होगी, ठीक है ना, उसमें क्या होगा कि जो प्रकाश की चाल होगी सबसे अधिक होती है, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। H2 गैस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। H2 गैस में ध्वनि की चाल की अगर बात करें तो सबसे अधिक आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। तरंगार्ग की बात करें, तरंगार्ग किसे कहते हैं, ठीक है ना। किसी माध्यम में खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ, किसी माध्यम में, मान लीजिए कोई माध्यम है तो उस माध्यम में खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण समान कला में होते हैं, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब किसी माध्यम में खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण समान कला में होते हैं उसे तरंगार्ग कहते हैं। तरंगार्ग 3 प्रकार के होते हैं। पहला समतल तरंगार्ग, ऐसा तरंगार्ग जो एक ही दिशा में संचरित होता है। मतलब यहाँ पर देखेंगे जो कहीं एक ही दिशा में सारे संचरित हो रहे हैं
उसे क्या कहेंगे, समतल तरंगार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, समतल तरंगार्ग कहते हैं। इस तरीके से फिगर आप देख सकते हैं। चलिए आगे आपको बताते हैं। गोलीय तरंगार्ग की बात करें, किसकी, गोलीय तरंगार्ग की बात करेंगे। किसी बिंदु स्रोत से उत्पन्न हुई तरंगों को क्या कर रहा है, किसी बिंदु स्रोत से उत्पन्न हुई तरंगों को गोलीय तरंगार्ग कहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मान लीजिए कोई बिंदु स्रोत है, अब इससे क्या हो रहा है, उत्पन्न हुई तरंगों को क्या कहेंगे, गोलीय तरंगार्ग कहते हैं। एक बेलनाकार तरंगार्ग होती है, एक ऐसा तरंगार्ग जो एक रेखा में संचरित होता है। किसमें, एक रेखा में संचरित होता है, उसे बेलनाकार तरंगार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, बेलनाकार तरंगार्ग कहते हैं। ये भी आपको लिख लेना है। चलिए आगे आपको बताते हैं। हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत, किसकी बात करेंगे, हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत की बात करेंगे। ठीक है ना। जब कोई स्रोत क्या कर रहा है, जब कोई स्रोत तरंगे उत्पन्न करता है, मान लीजिए कोई स्रोत है, कोई बल्ब ही आप ले लीजिए, क्या कर रहा है कि तरंग उत्पन्न कर रहा है। ठीक है ना। तो उसके चारों ओर माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। ये सभी कण समान कला में होते हैं। तो इस प्रकार की घटना को तरंगार्ग कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, हाइगेंस ने एक सिद्धांत दिया, द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट उन्होंने सिद्धांत दिया कि जब कोई स्रोत तरंगे उत्पन्न करता है, मान लीजिए कोई स्रोत है, वो क्या कर रहा है, तरंग उत्पन्न करता है, तो उसके चारों ओर माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। उसके चारों ओर क्या हो जाएगा, जो माध्यम के कण है ना, वो कंपन करने लगते हैं। और ये सभी कण समान कला में होते हैं। जो सभी कण है ना, किस में होंगे, समान कला में होते हैं। तो इस प्रकार की घटना को तरंगार्ग कहते हैं। ठीक है ना। अगला देखेंगे, माध्यम में जहां भी तरंगार्ग पहुंचता है, मान लीजिए कोई माध्यम है, जहां पर भी तरंगार्ग पहुंचता है, वहां पर स्थित ऐसा कण, प्रत्येक कण, वहां पर स्थित प्रत्येक कण एक नया स्रोत बनती है। इस नई तरंगों को द्वितीय तरंगिकाएं कहते हैं। ठीक है ना। अगला देखेंगे, किसी क्षण सभी द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करता हुआ खींचा गया पृष्ठ, किसी क्षण सभी द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करता हुआ खींचा गया पृष्ठ उस क्षण तरंगार्ग की स्थिति को प्रदर्शित करता है और इस प्रकार तरंगे आगे की ओर बढ़ती चली जाती हैं। इस प्रकार तरंगे क्या होती हैं, आगे की ओर बढ़ती चली जाती हैं। चलिए आगे आपको बताते हैं। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से परावर्तन के नियम की व्याख्या। देखिए, आपको हमने परावर्तन का नियम बताया था ना पिछले, आपको जो प्रकाश का परावर्तन का नियम, इसमें किसके द्वारा बताया जा रहा है, इसमें बताया जा रहा है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से परावर्तन के नियम की व्याख्या। ठीक है ना, आपसे पूछेगा। तो मान लेते हैं, माना एक्स वाई एक समतल दर्पण है। ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, हमने क्या माना, एक्स वाई क्या है, एक समतल दर्पण है। ठीक है ना। ये आपके समतल दर्पण आपको हमने बताया है। ठीक है ना। इस समतल दर्पण पर ए बी तरंगार की तरंगे दर्पण पर आपतित होती हैं। इस क्या कर रहा है, इस समतल दर्पण पर जो ए बी तरंगार्ग है, ठीक है ना, तरंगार की तरंगे दर्पण पर आपतित होती हैं। तो परावर्तन के पश्चात ए डैश बी डैश परावर्तित तरंगार का निर्माण करती है। ध्यान दीजिएगा, क्या कर रहा है, ए बी पढ़ रही है। देखिए, ए बी इस तरीके से पढ़ रही है, जब ये परावर्तित होगी तो ए डैश बी डैश, ठीक है ना, इस तरीके से बनाएगी। ठीक है ना, तरंगार का निर्माण करेगी। ये तरंगार, ये भी तरंगार्ग ए डैश बी डैश तरंगार का निर्माण करेगी। ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, आपतित तरंगार्ग, परावर्तित तरंगार्ग, तरंगार्ग एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। पहला नियम देखिए, आपतित तरंगार्ग, परावर्तित तरंगार्ग ये है, ठीक है ना, आपतन बिंदु ये है, ठीक है ना, और खींचा गया अभिलंब, ये खींचा गया जो अभिलंब है, ठीक है ना, ये क्या होंगे, तीनों एक ही बिंदु पर होंगे। आपको देखिए ए वाले बिंदु पर दिख रहे हैं तीनों ना, तो यही चीज आपको बता रहा है। ठीक है ना। उसके बाद आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के क्या होगा, बराबर होता है। इसमें देखिए फिगर में आप देख सकते हैं, आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर क्या होगा, सदैव क्या होंगे, ये क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है ना। आगे चलिए आपको बताते हैं प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। उसमें किसमें व्याख्या किए थे हम, परावर्तन की व्याख्या किए थे, जिसमें हम अपवर्तन की व्याख्या करेंगे। तो माना तरंगार्ग ए बी समतल कांच के प्लेट पर आपतित होती है,
किस पर? समतल कांच के प्लेट में। अब इसमें परावर्तक नहीं होगा, अपवर्तन होगा, उसमें कोई कलाई नहीं की है, इसमें कोई कलाई नहीं की जाएगी, ठीक है ना। कांच के समतल प्लेट पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात तरंगार्घ ए डैश बी डैश का निर्माण करती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आई यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रवेश करेगी, यहाँ पे ये जाएगी, फिर यहाँ प्रवेश करेगी, यहाँ अंदर चली जाएगी, ठीक है ना। आगे क्या है ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं माना प्रकाश की किरणों को बी से बी डैश तक आने में लगा समय t है, चाल v1 तथा जितना समय b से b डैश तक आने में प्रकाश की किरण को लगता है उतना ही समय a से a डैश तक आने में लगता है। अपवर्तन के पश्चात किरण a से a डैश की चाल v2 है, ठीक है ना। ये हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, या दूरी बराबर चाल इंटू समय। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, b डैश आपका हो जाएगा दूरी, v1 t बराबर क्या हो जाएगी? चाल, v1 चाल हो जाएगी, t समय हो जाएगा, बराबर यल के है। इसी तरीके से a डैश बराबर v2 t। तो समीकरण त्रिभुज a b डैश में देखेंगे, उसमें देखेंगे b डैश में, तो साइन i बराबर यल अपान k, या साइन i बराबर b डैश अपान a b डैश, ठीक है ना। और साइन i बराबर v1 t अपान a b डैश, समीकरण नंबर 1। अब a डैश b डैश में देखेंगे साइन r बराबर यल अपान k, या साइन स्मॉल r बराबर a डैश अपान a b डैश, या साइन r बराबर v2 t अपान a b डैश, समीकरण नंबर 2। चलिए आगे आपको बताते हैं। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की बात करेंगे, साइन i अपान साइन r बराबर v1 t अपान ए बी, या v2 t अपान ए बी, या साइन i अपान साइन r बराबर v1 t अपान v2, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। तो साइन i अपान साइन r बराबर नियतांक 1n2, ठीक है ना। v बराबर क्या हो जाएगा? n इंटू लेमडा, या v1 बराबर n डॉट लेमडा 1, या v2 बराबर n डॉट लेमडा 2, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। साइन i अपान साइन r बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? n लेमडा 1 अपान n लेमडा 2, ठीक है ना। यहाँ से क्या हो जाएगा? साइन i अपान साइन r बराबर लेमडा 1 अपान लेमडा 2 बराबर v1 अपान v2 बराबर 1n2 बराबर n2 अपान n1, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। या v1 इज ग्रेटर देन v2, साइन i इज ग्रेटर देन साइन r, या i इज ग्रेटर देन r, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। डॉपलर का प्रभाव क्या था उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो आखिरकार डॉपलर का प्रभाव क्या था? तो जब किसी प्रकाश स्रोत एवं प्रेक्षक के बीच, प्रकाश स्रोत है, मान लीजिए कोई प्रेक्षक है, उसको भेजने वाला है, आपेक्षिक गति होती है तो उसकी आवृत्ति एवं तरंगदैर्घ्य में जो प्रभाव पड़ता है उसे डॉपलर प्रभाव कहते हैं, ठीक है ना। क्या कर रहा है? जब किसी प्रकाश स्रोत एवं प्रेक्षक के बीच आपेक्षिक गति होती है तो उसके आवृत्ति एवं तरंगदैर्घ्य में जो प्रभाव पड़ता है उसे डॉपलर प्रभाव कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहेंगे? डॉपलर प्रभाव कहते हैं, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए, अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है ना। जब किसी माध्यम में दो या दो से अधिक तरंगे संचरित होती हैं, क्या कर रहा है? जब किसी माध्यम में दो या दो से अधिक तरंगे क्या होती हैं? संचरित होती हैं, तो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर परिणामी विस्थापन तरंगों के अलग अलग विस्थापनों के योग के बराबर होता है। यह निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है: तरंगदैर्घ्य, चाल, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, रंग, आयाम, ऊर्जा, कला और तीव्रता पर, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए अलग अलग विस्थापन की तरंगें निकल रही, मतलब ये अलग दूरी तक जाएगी, ये अलग दूरी तक जाएगी, ये अलग दूरी तक जाएगी, तो अलग अलग विस्थापन है यहाँ पर। तो y बराबर क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2 प्लस y3, या डॉट 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 yn, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। अगला टॉपिक हमारा क्या है? प्रकाश का व्यतिकरण, ठीक है। क्या है अगला टॉपिक? प्रकाश का व्यतिकरण, ठीक है ना। जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे, क्या कर रहा है? जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे किसी माध्यम में, मान लीजिए कोई माध्यम है, उस माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती है, मतलब एक ही दिशा में गमन करती है, तो उसके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं इस घटना को? प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, समपोषी व्यतिकरण, ठीक है ना। समपोषी व्यतिकरण किसे कहते हैं? जब दो प्रकाश तरंगे या ध्वनि तरंगे, क्या कर रहा है? जब दो प्रकाश तरंगे या ध्वनि तरंगे समान कला में मिलती हैं, किसी कला में समान कला में मिलती हैं,
तो परिणामी तीव्रता का मान बढ़ जाता है, जिसे संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। 2n पाई, जहाँ n बराबर 0, 1, 2, 3, 4 है। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, विनाशी व्यतिकरण। ठीक है ना। तो विनाशी व्यतिकरण किसे कहते हैं? जब दो प्रकाश तरंगे विपरीत कला में मिलती हैं, जब दो प्रकाश तरंगे क्या होती हैं? विपरीत कला में मिलती हैं, तब परिणामी तीव्रता का मान न्यूनतम हो जाता है। किसका? परिणामी तीव्रता का मान क्या हो जाता है? न्यूनतम हो जाता है। फाई बराबर 2n + 1 पाई, जहाँ n बराबर क्या है? 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है? विवर्तन। विवर्तन किसे कहते हैं? विवर्तन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। तो प्रकाश के अवरोध के किनारे क्या कर रहा है? प्रकाश के अवरोध के किनारे थोड़ा मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अवरोध के किनारे, किसके किनारे? अवरोध के किनारे थोड़ा मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। चलिए, कला संबंध स्रोत। क्या? कला संबंध स्रोत किसे कहते हैं? ठीक है ना। ऐसा प्रकाश स्रोत क्या कर रहा है? ऐसा प्रकाश स्रोत जिसमें उत्सर्जित तरंगों के बीच का कलांतर, ठीक है ना, बीच का कलांतर समय के साथ साथ अपरिवर्तित रहे। मतलब ऐसा स्रोत, प्रकाश स्रोत, ठीक है ना, जिसमें क्या होगा? जो उत्सर्जित तरंगे हैं उनके बीच जो कलांतर है ना, वो समय के साथ साथ क्या रहे? अपरिवर्तित रहे। तो इस प्रक्रम को प्रकाश का स्रोत या कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। ठीक है ना। कला और संबद्ध स्रोत की बात करेंगे तो ऐसा प्रकाश स्रोत क्या कर रहा है? ऐसा प्रकाश स्रोत जिसमें उत्सर्जित तरंगों के बीच का क्या कर रहा है? उत्सर्जित तरंगों के बीच का कलांतर समय के साथ साथ परिवर्तित होता है। किसके साथ साथ? समय के साथ साथ परिवर्तित होता है, उसे कला असंबद्ध स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं? कला असंबद्ध स्रोत कहते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते। अगला टॉपिक देखिए। अगला टॉपिक देखिए हमारा क्या है? प्रकाश के व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण। किसका? प्रकाश के व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण। ठीक है ना। तो मान लेते हैं, माना किसी प्रकाश तरंग की आवृत्ति समान तथा आयाम, ठीक है ना, A1 एवं A2 है। मान लेते, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है ना। इसको ध्यान से पढ़िएगा। मान लेते हैं, माना किसी प्रकाश तरंग की आवृत्ति समान तथा आयाम A1 व A2 है तथा किरण के बीच का जो कलांतर है फाई है। तो देखिए y बराबर क्या हो जाएगा? A sin ओमेगा t से। ठीक है ना। पहली तरंग का विस्थापन, अगर पहली तरंग लेंगे तो y1 बराबर A1 sin ओमेगा t, समीकरण नंबर 1। अगर दूसरी तरंग का विस्थापन लेंगे तो y2 बराबर A2 sin ओमेगा t प्लस फाई कला में आपको यहाँ पर होगा। तो ये दो समीकरण आपको याद कर लेना है। ठीक है ना। अब अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या होता है? y बराबर y1 प्लस y2 या y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो y बराबर क्या हो जाएगा? y1 और y2 का मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? a sin ओमेगा t प्लस A2 sin ओमेगा t प्लस फाई। ठीक है ना। सिंपल सी बात है, हमने 1 का और 2 का मान इसमें रख दिया। ठीक है ना, इसमें समीकरण में 3 में। तो क्या हो जाएगा? ये फार्मूला आप लोग जानते हैं साइन ए प्लस बी का। तो क्या होगा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, या फार्मूला होता है, इस फार्मूले पे इसको लगाएंगे। ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा? A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई। तो यहाँ से क्या रखेंगे? A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस A2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई। देखिए A1 साइन ओमेगा टी इसमें भी है, इसमें भी है, तो ठीक है, दोनों में कॉमन क्या ले लेंगे? साइन ओमेगा टी कॉमन ले लेंगे। तो बचेगा यहाँ पे क्या बचेगा? A1 बचेगा, यहाँ पे A2 कॉस फाई बचेगा। तो यहाँ पे हमने रख दिया प्लस A2 साइन फाई इंटू कॉस फाई। ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा समीकरण नंबर 4। माना A1 प्लस A2 कॉस फाई बराबर क्या हो जाएगा? A कॉस थीटा, समीकरण नंबर 5। या A2 साइन फाई बराबर A साइन थीटा बराबर 6। A2 साइन थीटा बराबर A साइन थीटा, समीकरण नंबर 6 आपके लिए हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा? A कॉस थीटा ओमेगा टी। क्या हो जाएगा? देखिए A1 प्लस A2 कॉस थीटा बराबर क्या माना? A कॉस थीटा। ठीक है ना।
और यहाँ पर अगर हमने क्या माना ए टू साइन फाई बराबर ए का साइन थीटा, समीकरण नंबर 6 माना, तो हम मान रखेंगे ए कॉस थीटा, इसके बराबर हमने इसके बराबर क्या रखा ए कॉस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस ए साइन थीटा, यहाँ पर क्या रखेंगे ए साइन थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए एक फार्मूला बनेगा, दोनों में एक कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन थीटा। यहाँ पे क्या बनेगा y बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ठीक है ना। समीकरण नंबर 5 और 6 का वर्ग करके जोड़ने पर इन दोनों समीकरण का क्या करेंगे वर्ग करके जोड़ देंगे। तो a1 a2 कॉस फाई का होल स्क्वायर प्लस a1 a2 साइन स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर बराबर ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा a1 का स्क्वायर प्लस a2 कॉस फाई का होल स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई प्लस a2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। हमने क्या कर दिया इसको तोड़ दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर से, ठीक है ना। यहाँ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। दोनों का क्या हो जाएगा ये फार्मूला आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2a1 a2 कॉस फाई प्लस a1 a2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये पूरा 1 हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर इसमें कॉमन है, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई इसका भी मान 1 हो जाएगा। और 2a1 a2 कॉस फाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई बराबर ए स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा a1 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई बराबर ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 7, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। अब फार्मूला देखिए क्या होता है, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर से, या आई बराबर के ए स्क्वायर, समीकरण नंबर 8। समीकरण नंबर 7 में दोनों पक्षों को k से गुणा करने पर, तो के ए स्क्वायर बराबर k1 का स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर प्लस 2k1 a2 कॉस फाई। यहाँ से क्या हो जाएगा के ए स्क्वायर प्लस k1 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपका फार्मूला बन जाएगा क्या अंडर रूट 2k इंटू के, ठीक है ना। क्या हो जाएगा कुल मिलाकर k हो जाएगा a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर कॉस फाई, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर देखेंगे तो i बराबर के ए स्क्वायर होगा और i1 बराबर k1 का स्क्वायर, i2 बराबर के a2 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये मान हम क्या रखेंगे समीकरण 9 बनाएंगे, तो i1 i2 2 अंडर रूट i1 अंडर रूट i2 कॉस फाई, ठीक है ना। आपके बन जाएगा समीकरण नंबर 9, ठीक है ना। तो समीकरण नंबर 6 डिवाइड बाई 5, तो समीकरण नंबर 6 और 5 का डिवाइड करेंगे ए साइन फाई अपान ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा अपान ए कॉस थीटा बराबर a2 साइन फाई अपान a1 प्लस a2 कॉस फाई, या tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा a2 कॉस फाई अपान a1 प्लस a2 कॉस फाई, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स a2 साइन फाई अपान a1 प्लस a2 कॉस फाई, ठीक है ना। आपके लिए फार्मूला हो जाएगा। माना दोनों तरंगों के बीच का कलांतर क्या हो फाई हो, तो पथांतर डेल्टा लैम्डा बराबर लैम्डा अपान 2 पाई इंटू कलांतर, या समयांतर डेल्टा टी बराबर आई अपान 2 पाई इंटू कलांतर, ठीक है ना। कि इस फर्स्ट की बात करेंगे संपोषी व्यतिकरण के लिए फाई बराबर 2n पाई इंटू n बराबर 0 1 2 3 बिना 0 बराबर 2 पाई 4 पाई 6 पाई, ठीक है ना। फार्मूला क्या होगा a बराबर अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई, ठीक है ना। a बराबर a, या थीटा फाई बराबर 0 कॉस फाई बराबर कॉस 0 बराबर 1, a बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 इंटू 1, a बराबर अंडर रूट a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, या a बराबर a1 प्लस a2, ठीक है ना। आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। i बराबर क्या हो जाएगा i1 प्लस i2 प्लस 2 अंडर रूट i1 i2 कॉस फाई, या i बराबर i1 प्लस i2 प्लस 2 अंडर रूट i1 i2 कॉस फाई, या i बराबर क्या हो जाएगा i1 प्लस i2 प्लस 2 i1 इंटू i2 इंटू 1, या i बराबर अंडर रूट i1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट i2 का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट i1 इंटू i2, ठीक है ना। ये आप हो जाएगा। तो आई मैक्स का फार्मूला बनेगा, क्या बनेगा अंडर रूट i1 प्लस अंडर रूट i2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पर अंडर रूट 2 लगाएंगे स्क्वायर करेंगे तो सेम टू सेम वही चीज़ रहेगी, कोई बदलने वाला नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। अब पथांतर की बात करेंगे तो लैम्डा अपान 2 पाई इंटू फाई, या फाई बराबर क्या हो जाएगा 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई। पथांतर क्या हो जाएगा 0 लैम्डा 2 लैम्डा। समयांतर की बात करेंगे 0 t 2 t, ठीक है ना। विन्यासी व्यतिकरण के लिए बात करेंगे तो फाई बराबर क्या हो जाएगा
2n प्लस 1 5 बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर 0 1 2 3 4, ठीक है ना। 5 बराबर क्या हो जाएगा 5 3 5 5 5 7 5, ठीक है ना। यानी कि a बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव, या cos फाइव बराबर -1, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते a बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 -1। यहाँ क्या हो जाएगा अंडर रूट a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, या a बराबर a1 माइनस a2, ठीक है ना। ये आपको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आई मैक्स बराबर अंडर रूट i1 माइनस i2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अगर पथांतर की बात करें तो लैम्डा अपान 2 पाई इंटू 5, या 5 बराबर क्या हो जाएगा पाई इंटू 3 पाई इंटू 5 पाई कामा 5 पाई, ठीक है ना। पथांतर की बात करेंगे लैम्डा अपान 2 कामा 3 लैम्डा अपान 2 बराबर 5 लैम्डा अपान 2, ठीक है ना। समयांतर की बात करेंगे तो t बराबर क्या हो जाएगा समयांतर t बराबर t अपान 2 पाई इंटू 5, या डेल्टा t बराबर क्या हो जाएगा t अपान 2, या 3t अपान 2 बराबर कामा 5t अपान 2, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते केस थर्ड की बात करेंगे। जब दो तरंगों का आयाम बराबर हो तो किसका, जब दो तरंगों का आयाम बराबर हो तो a1 बराबर a2 बराबर a, या a बराबर अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव, या a बराबर क्या हो जाएगा a1 का यानी कि a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर 2a1 cos फाइव, ठीक है ना। या 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बराबर cos फाइव, यानी 2a बाहर हो जाएगा 1 प्लस cos फाइव बचेगा। तो समपोषी व्यतिकरण के लिए क्या हो जाएगा 5 बराबर 0 2 पाई 4 पाई, या a बराबर अंडर रूट 2a का स्क्वायर 1 प्लस cos 0, यानी 2a स्क्वायर बचेगा, यानी कि 2a आपका आ जाएगा, ठीक है ना। a बराबर कितना जाएगा 2a, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं विनाशी व्यतिकरण के लिए क्या होगा। 5 बराबर पाई 3 पाई 5 पाई, या अंडर रूट 2a का स्क्वायर 1 प्लस cos फाइव बराबर -1, तो यहाँ क्या हो जाएगा अंडर रूट 2a का स्क्वायर 1 प्लस -1, ठीक है ना। क्या हो जाएगा अंडर रूट 2a का स्क्वायर इंटू 0, यानी कि क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना। केस फोर्थ की बात करेंगे। जब दो तरंगों की तीव्रताएं समान हो, ठीक है ना, i1 बराबर i2 बराबर i, तो i1 प्लस i2 प्लस 2 अंडर रूट i1 प्लस i1 इंटू i2 cos फाइव, तो क्या हो जाएगा i डैश बराबर i प्लस 2 अंडर रूट i इंटू i cos फाइव, या i डैश बराबर 2i प्लस 2i cos फाइव, या i बराबर i डैश बराबर 2i 1 प्लस cos फाइव, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं समपोषी व्यतिकरण के लिए 0 2 पाई 4 पाई, या i डैश बराबर 2i 1 प्लस cos 0, या 2i इंटू 1 प्लस 1 बराबर 4i, ठीक है ना। विनाशी व्यतिकरण के लिए क्या हो जाएगा 5 बराबर पाई 3 पाई 5 पाई, या i डैश बराबर 2i 1 प्लस cos पाई, या i डैश बराबर 2i 1 माइनस 1, यानी कि क्या हो जाएगा 0, कुल मिलाकर क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं यंग का द्विध्रुवी प्रयोग। किसका, यंग का द्विध्रुवी प्रयोग। तो यंग के अनुसार जब प्रकाश की किरण किसी पर्दे पर आपतित होती है तो पर्दे के छिद्र से निकलने वाले तरंगार्ग श्रृंग और गर्त के रूप में आगे की ओर बढ़ते हैं। जब किसी छिद्र से कोई प्रकाश तरंग निकलती है तो वह श्रृंग और गर्त के रूप में आगे की ओर बढ़ते हैं। जब दो श्रृंगों या गर्त एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं उसे दीप्त पट्टी या दीप्त फ्रिंज या समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। जब एक श्रृंग या एक गर्त एक दूसरे को काटते हैं तो अदीप्त पट्टी या अदीप्त फ्रिंज या विनाशी व्यतिकरण कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, विनाशी व्यतिकरण कहते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं गणितीय विवेचना। यहाँ पर देखेंगे तो मान लीजिए यहाँ पर देखिए कोई छिद्र है, ठीक है ना, यहाँ से प्रकाश किरण निकल रही है, देखिए यहाँ से प्रकाश किरण निकलती है तो ये श्रृंग और गर्त के रूप में चलेगी, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक की दूरी d है, ठीक है ना, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी s1, यहाँ से यहाँ तक की दूरी s2, ठीक है ना, ये आपके p है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे त्रिभुज पी आर क्यू में tan थीटा बराबर क्यू आर अपान पी आर, क्या पूछ रहा है p, ठीक है, आर क्यू। जब पी आर क्यू में लेंगे तो यहाँ पे पी आर यानी पी क्यू आर अपान पी आर, यहाँ पे क्या हो जाएगा y अपान डी, समीकरण नंबर 1। या पथांतर डेल्टा फाइव बराबर क्या हो जाएगा s2 थीटा माइनस s1 थीटा, या s1 से रेखा छिद्र s2 थीटा पर लंब है तो थीटा डेल्टा बराबर s1 s2 t से साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा s2 t अपान s1 s2, या साइन थीटा बराबर s2 t अपान स्मॉल d, समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। जब थीटा का मान बहुत छोटा होगा तब साइन थीटा बराबर थीटा tan थीटा बराबर थीटा, ठीक है ना। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा y अपान डी, या थीटा बराबर s2 t अपान डी, समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर 3 और 4 से क्या हो जाएगा
S2T अपान डी या y अपान डी S2T बराबर dy अपान डी समीकरण नंबर 5, पथांतर S2T बराबर dy अपान डी समीकरण नंबर 6। ठीक है ना, चलिए आगे आपको बताते हैं। केस फर्स्ट की बात करेंगे दीप्त पट्टी के लिए संपोषी व्यतिकरण, पथांतर n लैम्डा बराबर समीकरण 7, 6 और 7 से क्या हो जाएगा n लैम्डा बराबर dy अपान डी या y बराबर n लैम्डा डी अपान डी। ठीक है ना, यानी भी दीप्त पिंड के लिए केंद्र से दूरी क्या हो जाएगी y1 बराबर n लैम्डा डी अपान स्मॉल डी। n+1 भी दीप्त फ्रिंज के केंद्र से दूरी के लिए क्या हो जाएगा yn+1, यहाँ पर रख देंगे सिर्फ n+1 लैम्डा कैपिटल डी अपान स्मॉल डी। ठीक है ना, चलिए आगे आपको बता फ्रिंज की केंद्र से दूरी n बराबर 0 या y बराबर 0 इंटू लैम्डा इंटू डी अपान स्मॉल डी y बराबर 0। तो दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई के लिए y इंटू n+1 माइनस y1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n+1 लैम्डा डी अपान डी या माइनस लैम्डा n लैम्डा डी अपान डी, यहाँ बराबर क्या हो जाएगा लैम्डा डी अपान लैम्डा इंटू कैपिटल डी अपान स्मॉल डी या n+1 माइनस के या लैम्डा डी अपान डी इंटू 1 बराबर लैम्डा डी अपान डी। ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बता केस सेकेंड की बात करेंगे अदीप्त फ्रिंज के लिए विनाशी व्यतिकरण, पथांतर 2n-1 इंटू लैम्डा अपान 2 या पथांतर dy अपान कैपिटल डी समीकरण नंबर 2 बाई फर्स्ट एंड सेकेंड से dy अपान कैपिटल डी बराबर 2n-1 इंटू लैम्डा अपान 2 या y बराबर 2n-1 डी लैम्डा अपान 2 डी समीकरण नंबर 3। तो nवी अदीप्त फ्रिंज के लिए केंद्र से दूरी क्या हो जाएगी yn बराबर 2n-1 डी लैम्डा अपान 2 डी या nवी अदीप्त फ्रिंज की दूरी yn+1 बराबर 2n-1 इंटू डी लैम्डा अपान 2 डी। ठीक है, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई y इंटू n+1 बराबर y1 भी क्या हो जाएगा 2n+1 माइनस 1 डी लैम्डा अपान 2 डी माइनस 2n-1 डी लैम्डा अपान 2 डी या डी लैम्डा अपान 2 डी बराबर 2n+2 माइनस 1 माइनस 2n+1 बराबर क्या हो जाएगा डी लैम्डा अपान डी। ये आपके लिए समीकरण हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है ना, और शुरू में जो हमने आपको ऑफर बताया उसको आप ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।